हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है क्लास 6 हमारी जो साइंस है एनसीईआरटी की वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो ये है चैप्टर 13 जो कि है फन विद मैग्नेट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हेडिंग से कि क्या पढ़ने वाले हैं। हम मेनली पढ़ेंगे मैग्नेट्स के बारे में, चुंबक के बारे में, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आपको सारे क्लास 6 के नोट्स मिल जाएंगे, साइंस के जितने भी चैप्टर्स हमने अभी तक कवर किए हैं, और वहाँ पे आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है। सो यू कैन फॉलो मी देयर। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्कवरी मैग्नेट्स की कैसे हुई, ठीक है। मैग्नेटाइट क्या है, मैग्नेट्स क्या है, देन आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कैसे बनाने शुरू हुए, उसके बाद मैग्नेटिक वर्सेस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, और लास्ट पॉइंट हम देखेंगे एक मैग्नेट के पोल कितने होते हैं और कौन कौन सा पोल होता है, कैसे वो अट्रैक्ट करते हैं, कैसे वो रिपेल करते हैं। सो ये था ओवरव्यू जो कि हम आज के इस सेशन में करने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले देखते हैं डिस्कवरी कैसे हुई। एक जगह है जिसको हम बोलते हैं ग्रीस, ठीक है। ग्रीस में एक शेफर्ड था जो गोट वगैरह होती हैं उनको चराने वाले। तो शिप वगैरह अपनी जो कंट्रोल करते हैं गोट्स का, बकरियों का, भेड़ बकरियों का, उनको हम बोलते हैं शेफर्ड। और उस शेफर्ड का नाम था मैग्नीज, ठीक है। और वो जब चराने जाता है तो उसको क्या लगता है, एक रोक उसके साथ में दिखती है, और जो शेफर्ड की स्टिक होती है ना भेड़ बकरियों को कंट्रोल करने के लिए, उसमें छोटा सा आयरन का पीस लगा होता है। और जब वो इसके पास जाता है तो ये जो रोक होती है इसकी स्टिक को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो यहां से डिस्कवरी हुई मैग्नेट की कि ये रोक जो है खुद में ही एक क्या है, मैग्नेट है, जो कि आयरन वाले ऑब्जेक्ट्स को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। रोक जो है खुद में ही मैग्नेट होता है, और इसी वजह से फिर मैग्नेटाइट नाम दिया गया ऐसी रॉक्स को जो कि आयरन को अट्रैक्ट करती हैं। और ये मैग्नेटाइट नाम किसके नाम पे दिया गया, ये उस शेफर्ड के नाम पे इस नाम को दिया गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैग्नेटाइट क्या होता है। मैग्नेटाइट होता है जिसमें आयरन की क्वांटिटी पाई जाती है, और ये फर्स्ट टाइम इसकी डिस्कवरी एक प्लेस पे की गई थी जिसका नाम है मैग्नीशिया, ठीक है। क्या नाम है, मैग्नीशिया। ओके, सो ये हमने देखा डिस्कवरी कैसे हुई और नाम कैसे रखा। शेफर्ड के नाम पे मैग्नेटाइट नाम रखा। शेफर्ड अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए गया था, उसने वहाँ पे पाया कि जो उसकी आयरन की स्टिक है वो इस रॉक की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। अट्रैक्ट होने की वजह से ये अज्यूम कर लिया गया कि नॉर्मली जो रॉक्स होती हैं वो मैग्नेट का एक रूप होती हैं। आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हो गए होंगे कि डिस्कवरी कैसे हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि मैग्नेट्स क्या होते हैं। मैग्नेट्स क्या होते हैं, अब हमें ये देखना है। सो मैग्नेट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अट्रैक्ट करें किसको, आयरन को, और इस वजह से हम उनको क्या बोल देते हैं, मैग्नेट्स बोल देते हैं। दो सब्सटेंसेस विच अट्रैक्ट आयरन आर नोन एज मैग्नेट्स। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो ग्रीस में पाया गया मैग्नेटाइट, वो रॉक मिली, तो वहीं पे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की शुरुआत हुई। वो कैसे हुई, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट किया गया कि आयरन से ही हमें कुछ मैग्नेट बनाने शुरू कर दिए उन्होंने, कि आयरन लिया, लोहा लिया, उसी का यूज़ करके एक प्रोसेस के अंडर वो हुए और उसके बाद उनको मैग्नेट में कन्वर्ट
कर दिया गया। और ये चीज़ कहाँ पे हुई सारी, ये ग्रीस में हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल मैग्नेट में कौन कौन से मैग्नेट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट, ठीक है, पता होगा आपको इसका। उसके बाद हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। उसके बाद सिलेंड्रिकल मैग्नेट, एंड लास्ट वन इज रोड शेप, उसके जो एंड होते हैं वो कैसे होते हैं, राउंड होते हैं। तो ये था हमारा लास्ट। सिलेंड्रिकल कैसा होता है, ये हमारा सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो गया, ठीक है। हॉर्स शू कैसा होता है, यू की शेप में होता है ये मेनली ऐसे, ठीक है। बार मैग्नेट कैसे होता है, ये होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ओके, आई होप आपको आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्लियर हो गए होंगे। ग्रीस में आयरन का यूज करके मैग्नेट्स को बनाया गया, जिनको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बोलते हैं। मेनली 4 टाइप्स के आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं, बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल एंड दिस राउंड रॉड मैग्नेट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मटेरियल्स को उनकी क्वालिटी के डिपेंड पे क्लासिफाई किया गया कि कौन सा मटेरियल मैग्नेटिक हो सकता है और कौन सा नॉन मैग्नेटिक होगा। तो अब हम ये दोनों पॉइंट देखेंगे, मैग्नेटिक वर्सेस नॉन मैग्नेटिक। जो सब्सटेंसेस अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक। तो 2 सब्सटेंसेस जो अट्रैक्ट करते हैं किसको, मैग्नेट को, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कोबाल्ट एंड आयरन कोबाल्ट। ओके, और आपके लिए इस सेशन का ओपनिंग क्वेश्चन है कि जो कोबाल्ट होता है उसका सिंबल क्या है। आयरन का सिंबल आपको पता होगा Fe होता है, और कोबाल्ट का सिंबल आप सभी को बताना है। नेक्स्ट इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। कौन से होते हैं, वो सब्सटेंस जो किसी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, सो मैग्नेटिक कौन से होते हैं, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नॉन मैग्नेटिक कौन से होते हैं, जो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, दैट इज पोल्स, ठीक है। जैसा कि हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में बार मैग्नेट को पढ़ा, तो ये था हमारा बार मैग्नेट, ठीक है। इस बार मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, ये होता है नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस मैग्नेट की तरफ बहुत सारी आयरन की छोटी छोटी फीलिंग्स लेके आओगे, तो वो सारी आयरन फीलिंग्स जो है आपके इस एरिया में चिपक जाएंगी आके। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो बार मैग्नेट होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होता है, पोल्स पे होता है। सो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मैक्सिमम होगा, पोल्स के ऊपर, ठीक है। अब हमने 2 तरह के पोल्स देखे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब जैसे ये देखो, ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अब हम ऐसा ही कोई दूसरा बार मैग्नेट लेके आते हैं। ये बार मैग्नेट हमने इसको इस तरह से रखा कि यहाँ पे साउथ पोल है उसका और यहाँ पे नॉर्थ पोल है। तो अब ये दोनों मैग्नेट क्या करेंगे, एक दूसरे को, ये साउथ है ये भी साउथ है, तो जो सेम पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ठीक है, बोलेंगे कि नहीं मेरे को पास में नहीं आना है आपके, आप दूर भाग जाइए यहाँ से, ठीक है। तो क्या पता चला, सेम पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। गॉट इट, ओके। उसके बाद अगर इसी मैग्नेट, दूसरा मैग्नेट कोई हम लेके आते हैं और हम रखते हैं उसको इस पोजीशन में, ये यहाँ पे नॉर्थ है यहाँ पे साउथ है, ठीक है। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये वाला साउथ पोल और ये वाला नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने वाले हैं कि हाँ आ जाओ, आई लाइक यू, ओके। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे,
अट्रैक्ट करेंगे, ये बोलेंगे इधर आओ इधर आओ, ठीक है। तो डिफरेंट पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, गॉट इट। सेम पोल्स रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल फीमेल एंड मेल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, ओके। ऐसे ही आप याद रखिए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दो पोल जब सेम होते हैं तो वो रिपेल करते हैं, और जब वो अलग अलग होते हैं तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, आपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहाँ पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल हमारी अर्थ होती है, उसका भी नॉर्थ पोल होता है यहाँ पे और साउथ पोल होता है। आप दोनों को बताना है नॉर्थ पोल आर्कटिक में होता है या अंटार्कटिक में होता है, सिमिलरली साउथ पोल आर्कटिक में होता है या फिर अंटार्कटिक में होता है। ये क्वेश्चन भी आप सभी को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद जो बार मैग्नेट होता है, जब हम इसको लटकाते हैं तो ये हमेशा किस पोजीशन में लटकता है, नॉर्थ साउथ पोजीशन में। नॉर्थ पोल जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ पोल जाएगा साउथ डायरेक्शन में। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फन विद मैग्नेट्स चैप्टर के। उसके बाद हम कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं मैग्नेट को, डायरेक्शंस के लिए। हमें अगर डायरेक्शन पता करनी है तो बार मैग्नेट को लटका के देख लीजिए आप, जहाँ पे भी है वो आपकी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को दिखा देगा, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेट्स को यूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, कोई मैग्नेट है, ठीक है, उसके पास अपनी मैग्नेटिक क्वालिटीज हैं। अब अगर आप उस मैग्नेट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी अच्छे से टेक केयर नहीं कर रहे हैं, तो वो मैग्नेट नहीं रहेंगे, नॉन मैग्नेट हो जाएंगे। तो किसी मैग्नेट को नॉन मैग्नेट में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे होता है, अगर आप उसकी हीटिंग कर देते हैं कॉन्स्टली तो वो अपनी क्वालिटीज लूज कर देगा, या फिर आप उसको हैमर से, हथौड़े से मार देते हैं, हैमरिंग कर देते हैं, या फिर आप उसे ड्रॉप कर देते हैं, ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। तो इन तीनों सिचुएशंस में जो मैग्नेट होगा वो क्या करेगा, वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर देगा। आई होप आपको ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, और अगर स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब। हाय एवरीवन, आज के सेशन में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। काफी छोटा सा चैप्टर है जो कि है 14th चैप्टर, जो कि वाटर पे है। और इसका हम स्टार्टिंग में सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए, वर्ल्ड वाटर डे हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं। सो 22 ऑफ मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड आप सभी के लिए इस सेशन का ओपनिंग क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड वाटर डे 22 ऑफ मार्च 2022 को सेलिब्रेट किया है उसकी थीम क्या है। आप पता कीजिए, गूगल करिए और फिर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा, उसको कमेंट जरूर करें ताकि आपको इन फ्यूचर वो याद रह जाए। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ पे जो वाटर है वो 71% होता है, और पोर्शन में देखा जाए तो 2/3 पोर्शन जो है हमारी अर्थ का, उस पे वाटर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ हमने मान ली कि ये अर्थ है और ये टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब इसका 6 का 2/3 कितना होगा, 3 2 6, 2 × 2 4। सो जैसे कि आपको विजिबल होगा 1 2 3 एंड 4 स्लाइसेस को मैंने ब्लैक कलर से इसमें पेंट किया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए 71% जो है वाटर है अर्थ पे, और 2/3 जो है पोर्शन अर्थ का वाटर से कवर है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि रेन का मतलब बारिश होती है, ठीक है, हल्की फुल्की बारिश। स्नो क्या होती है, बर्फ, मतलब बर्फ पड़ना। उसके बाद हेल क्या होता है, ओले, ठीक है। तो इन तीनों चीजों के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि हेल को हम ओले बोलते हैं, स्नो मीन्स बर्फ और रेन मीन्स बारिश। अब किसी चीज की एक्सेस होगी या कमी होगी, दोनों ही नुकसान करती हैं। फॉर एग्जाम्पल रेन ज्यादा होगी किसी एरिया में तो वहां पे फ्लड आ जाएगी, बाढ़ आएगी, ठीक है। और अपने एक मूवी देखी होगी पुरानी, शायद मदर इंडिया करके मूवी है,
काफी अच्छी मूवी है, कैसे फ्लड आती है और कैसे वो पूरी फैमिली उनकी सेपरेट हो जाती है। फिर आपको ये मूवी देखनी चाहिए, काफी अच्छी मूवी है ये पुरानी। फिर अगर किसी चीज की कमी होती है, जैसे रेन की, बारिश की, जहाँ पे जिस एरिया में कमी होगी वहां पे क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। इसीलिए वाटर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है हमारी लाइफ में, और इसके बिना पानी नहीं है तो लाइफ नहीं है। सो इसको हमें कंजर्व करना चाहिए जितना कि हम कर पाए, और उसी के लिए टेक्निक होती है कंजर्वेशन के लिए, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये क्या होता है, घर में जैसे ऊपर छत पे आपने एक रेक्टेंगुलर टाइप टैंक लगा दिया, ठीक है, बारिश होगी उसमें पानी कलेक्ट होगा, और उस टैंक को पाइप के थ्रू आपने कनेक्ट कर दिया, और वो पाइप या तो आपके गार्डन में जाती है ताकि आप वहां पे उस पानी को यूज कर पाए, या फिर आप उस पाइप को नीचे ले जाके अर्थ में उसको छोड़ देते हैं कि ताकि वो जो पानी है वो एज इट इज बारिश का पानी गलियों में ना जाके आपकी जो अर्थ है सोइल के अंदर वो पानी पेनिट्रेट हो जाए, और वहां पे जो वाटर टेबल है उसको वो इंक्रीज करे, ग्राउंड वाटर को मेंटेन करता रहे। तो ऐसे हम रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज करते हैं वाटर को सेव करने के लिए। आपने एक फ्रेज सुनी होगी, वाटर वाटर एवरीवेयर एंड नो वाटर टू ड्रिंक। तो ये किसने लिखी है, ये राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये लिखी गई है एस्ट्री कोलरिज ने, जो कि 1978 में इन्होंने इसको लिखा था। ऐसे फैक्ट्स जो है जैसे कि एचटेट पीआरटी हो गया, सीटेट पीआरटी हो गया, उनमें ये आ जाता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर किसने लिखी है, एस्ट्री कोलरिज ने 1978 में। अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट देखते हैं इस चैप्टर का, दैट इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है, पानी का सर्कुलेशन होना, ठीक है, हम बोल सकते हैं पानी का घूमना अर्थ से स्काई में, स्काई से दोबारा अर्थ में, तो इसी चीज को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। अब ये कैसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ये एक समुद्र है, ठीक है, अब यहाँ पे सन पड़ रहा है, सन की हीट की वजह से इस समुद्र में से पानी क्या होगा, इवेपोरेट होगा, राइट। अब इवेपोरेशन से वाटर वेपर बनेंगे, और वाटर वेपर वो आसमान में जाएंगे धीरे धीरे एयर के साथ साथ, और अपने साथ साथ वो कुछ धूल मिट्टी के कीटाणु भी लेके जाएंगे। सिमिलरली इस चीज को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। वाटर जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है उस चीज को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। अब इसी तरीके से जैसे हमारे आसपास जो प्लांट्स होते हैं उनमें कौन सा प्रोसेस होता है, ट्रांसपीरेशन। जब एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है प्लांट्स में तो वो अपनी लीव्स जो पत्तियां होती हैं उनके थ्रू क्या करती हैं, वाटर का लॉस करती हैं, और उस चीज को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। तो वाटर वेपर दो प्रोसेस से ऑब्टेन होते हैं, एक तो इवेपोरेशन से, एक ट्रांसपीरेशन से। अब ये दोनों वाटर वेपर मिल के आसमान में जाएंगे और एक दूसरे के साथ ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम होगा तो ये कंडेंस होना शुरू कर देंगे और क्लाउड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। अब जैसे ही कंडेंसेशन हुआ क्लाउड की फॉर्मेशन हो गई। क्लाउड की फॉर्मेशन होने के बाद फिर पानी आता है वापिस दोबारा रेन की फॉर्म में, फिर बारिश होती है जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन होना, मतलब दोबारा क्लाउड से बारिश होना, बारिश से दोबारा जो वाटर कंडेंस हुआ था, ड्रॉपलेट्स बने थे और उन ड्रॉपलेट्स ने मिल के एक क्लाउड बनाया था, अब वो दोबारा रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन होना। अब ये पानी जाएगा कहाँ, दोबारा अर्थ में आएगा, अर्थ से दोबारा फिर ओशन में जाएगा, और कुछ पानी क्या होता है नीचे धरती में पेनिट्रेट कर जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, परकोलेशन। जब पानी एक लेयर से दूसरी लेयर में ट्रांसफर करता है, ये एक लेयर आई, फिर इस लेयर से इसमें गया, इससे इसमें गया, और फाइनली यहाँ पे वाटर, ग्राउंड वाटर होता है और इसमें जाके वो ऐड हो जाता है। इस तरह से वाटर जो टेबल होती है वो मेंटेन रहती है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। हमने इसमें कुछ चीजें पढ़ी हैं कि एक्सेस हो जाती है तो फ्लड होता है और कमी होती है तो ड्रॉट हो जाता है, और ये याद रखिएगा 71% जो अर्थ है वो वाटर से कवर है, या फिर 2/3 पोर्शन जो है अर्थ का वो वाटर से कवर है। नेक्स्ट इज हमने ये रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखा जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। साथ में हमने देखा राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर किसने लिखी है, एस्ट्री कोलरिज ने लिखी है, और ये हमने वाटर साइकिल
इवेपोरेशन, ट्रांसपीरेशन एंड देन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन से क्लाउड की फॉर्मेशन होती है और प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में दोबारा वाटर अर्थ में चला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ परकोलेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा एंड डोंट फॉरगेट टू आंसर द क्वेश्चन, डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब। हे हाय एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 15 एयर अराउंड अस। सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं, तो उसको ज्वाइन कीजिए। सेकंड, इंस्टाग्राम की आईडी भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज़, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी देखने वाले हैं जो कि मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विनोइंग क्या होता है। इस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे चैप्टर 5 में, जो कि है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो इसको आंसर करना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में कि विनोइंग क्या होता है। सो ये है इस सेशन का आपके लिए ओपनिंग क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, वेदरकॉक। वेदरकॉक क्या होता है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हेल्प करता है ये बताने में कि एयर जो है किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो एयर की डायरेक्शन जानने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है? वेदरकॉक का यूज़ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको ये करके देखना है, अपने घर में करके देखिएगा। एक खाली बोतल लीजिएगा और उसको इन्वर्टेड, डायरेक्टली ऐसे इन्वर्ट करना बाल्टी में जिसमें पानी हो, और उसमें देखना, ऑब्जर्व करना कि क्या पानी जो है वो बोतल के अंदर जा रहा है, वो नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप बोतल को थोड़ा टिल्ट करते हैं, ऐसे डालते हैं, तो उसमें से कुछ बबल्स बाहर की तरफ आते हैं और पानी अंदर जाना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इस कंडीशन में जो एयर होती है बोतल के अंदर उसको स्पेस नहीं मिलता है बाहर आने का, बट इस पोजीशन में बोतल के अंदर जो एयर है उसको स्पेस मिल जाता है बाहर निकलने के लिए, और उसी वजह से जैसे ही एयर बबल्स की फॉर्म में बाहर आती है तो पानी अंदर जाना शुरू हो जाता है। सो इस एक्टिविटी से हमें पता लग सकता है कि हमारे चारों तरफ हर एक जगह एयर प्रेजेंट है। खाली बोतल भी खाली नहीं है, उसमें भी हवा भरी हुई है। सो आगे से कोई आपसे पूछे कि एम्प्टी बोतल है, इज इट एम्प्टी बोतल, तो बोला नहीं, साइंटिफिक तरीके से एम्प्टी नहीं है, इसमें ऑलरेडी एयर प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट हम कुछ एयर की क्वालिटीज़ देखते हैं कैसी होती है, क्या क्या कंपोजिशन होती है इसकी। सो सबसे पहले एयर जो होती है वो ट्रांसपेरेंट इन नेचर होती है। इसमें बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, और जो एयर की लेयर बनी हुई है हमारे चारों तरफ उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और मेनली इसमें जो गैसेस होती हैं वो होती है 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, और एकमात्र 1% कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस और वाटर वेपर होते हैं। सो लार्जेस्ट कंपोजिशन कौन सी गैस का होता है? नाइट्रोजन का होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये दोनों फैक्ट्स याद रखने होंगे दैट 78% इज नाइट्रोजन एंड 21% इज ऑक्सीजन। ओके, और बाकी सब कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस एंड साथ में जो वाटर वेपर होते हैं वो कितना करते हैं? 1% करते हैं। नेक्स्ट, हमें इसमें देखना है कि जो एयर की कंपोजिशन है उसका कौन सा कंपोनेंट हेल्प करता है बर्निंग के प्रोसेस में। तो बर्निंग के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन होती है वो हेल्प करती है। इसको हम कैसे करेंगे? 2 मोमबत्ती आपको जलानी है, ठीक है, और एक मोमबत्ती के आप गिलास इन्वर्ट करके डाल दीजिएगा। जैसे आप इन्वर्ट करके गिलास डालेंगे तो मोमबत्ती खुद ही वो बुझ जाएगी, वो जलना बंद कर देगी, ठीक है। तो इसका मतलब आपने जैसे ही गैस उसमें ग्लास को डाला है इन्वर्ट करके, तो जो उसके आसपास एयर थी वो एयर की सप्लाई, मतलब कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, इस वजह से वो नहीं जल पाई, ठीक है। तो ये था बर्निंग में कौन सी गैस हेल्प करती है? ऑक्सीजन। और कौन सी नहीं करती है? नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का कोई भी रोल नहीं होता है बर्निंग प्रोसेस में। नेक्स्ट हम देखते हैं
रेस्पिरेशन वर्सेस ब्रीथिंग। देखो हम इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, बट ये एक नहीं होते, इनमें एक बहुत ही ज़्यादा मेजर डिफरेंस होता है जो कि आपको एज अ साइंस स्टूडेंट पता होना चाहिए, और अगर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो भी आपको ये कंफर्म होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ब्रीथिंग का मतलब होता है इनहेल करना, दैट इज इनहेल, ठीक है। फिर एक्सहेल करना, दैट इज एक्सहेल, मतलब हवा को अंदर लेना और हवा को बाहर छोड़ना। सिर्फ इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या होता है, ब्रीथ करते वक्त हम कहाँ से ब्रीथ करते हैं, जो हमारा नोज होता है उसके जो नोस्ट्रल्स होते हैं उनके थ्रू हम ब्रीथिंग करते हैं, और ब्रीथिंग के पाथवे में कुछ छोटे छोटे हेयर्स आते हैं और उनके बीच में म्यूकस होता है। वो किस लिए प्रेजेंट है, ताकि जो हवा के साथ डस्ट पार्टिकल्स है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ना जाए, इसलिए ब्रीथिंग, ये आपने समझ गए होंगे कि ये ब्रीथिंग होता है, ठीक है। अब हम रेस्पिरेशन पे आते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है वो प्रोसेस जिससे हम अपनी फूड को एक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन हेल्प करता है, रेस्पिरेशन करता है। जो एटीपी की फॉर्मेशन होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो हमारी रेस्पिरेशन की वजह से होता है, ठीक है। तो ये था ब्रीथिंग वर्सेस रेस्पिरेशन, ओके। ब्रीथिंग में हम क्या इनहेल करते हैं, ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स में कौन सा प्रोसेस होता है फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। दिन में वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वो इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, और फिर वो उनका खाना बन जाता है। ये हम ऑलरेडी चैप्टर्स में, प्रीवियस चैप्टर्स में देख चुके हैं। नेक्स्ट नाइट में वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। रात में क्या होता है, वो इसका उल्टा प्रोसेस करते हैं, वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। मतलब इनहेल ऑक्सीजन वो अंदर लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं, और इसी वजह से हमें मोस्टली ये सुझाव दिया जाता है कि रात के टाइम पे पेड़ों के आसपास हमें नहीं जाना चाहिए या फिर पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। सो ये था प्लांट्स के बारे में। नेक्स्ट हैबिटेट, मतलब कौन सा एनिमल कहाँ रहता है, उस बेसिस पे एनिमल्स को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और उनमें से कुछ होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक। तो वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, वो वाटर में ही डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन होती है, तो उसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक चीज अभी तुरंत जैसे वीडियो देखते हैं उसके बाद करिएगा, एक बोतल उठाइएगा, ठंडी बोतल पानी की, और एक ग्लास में डालिएगा, साफ सुथरे ग्लास में, ठीक है। जैसे ही आप डालते हैं पानी को, जैसे ये खाली ग्लास था, ठीक है, आपने जैसे इसमें कोल्ड वाटर डाला तो थोड़ी देर में क्या होता है, जो ग्लास होता है, जैसे ये ग्लास है, उसके चारों तरफ छोटे 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 ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो आप बताइए कहाँ से आए, ग्लास के अंदर जो हमने पानी डाला क्या वो बाहर आ गया, या कहीं और से, या फिर ये कोई मैजिक है? नहीं, ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइंस है। साइंस क्या कहती है, जैसे ही आपने इसमें पानी डाला ग्लास में, और इस गिलास का जो अपना खुद का एटमॉस्फेयर है ना, जो इसकी सराउंडिंग है, इसके आसपास वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में, जो हवा है वहां पे कुछ वाटर वेपर प्रेजेंट ऑलरेडी रहते हैं। और जैसे ही उन वाटर वेपर को एक कोल्ड सरफेस मिला कि हाँ यहाँ पे ठंडा इन्वायरमेंट है, भाई आप भी तो घूमने जाते हैं ना ठंडी के लिए, शिमला हिमाचल वगैरह, तो ऐसे ही जैसे ही वाटर वेपर को मिलता है इन्वायरमेंट अपने पास में, तो वो कंडेंस हो जाते हैं, वो वाटर वेपर से वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहाँ पे ग्लास के ऊपर स्टिक हो जाते हैं। तो ये कंडेंसेशन की वजह से हमें विजिबल होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कुछ एप्लीकेशन एयर की, किस किस में हेल्प करते हैं। डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, सीड्स का डिस्पर्जल होना, पोलन ग्रेन्स का होना, तो उसमें एयर हेल्प करती है, ठीक है। बर्ड्स उड़ते हुए हमें दिखती हैं, इंसेक्ट्स हो गई, बैट्स हो गए, ठीक है। तो ये किसकी वजह से उड़ते हैं, ये भी एयर की वजह से उड़ पाते हैं। नेक्स्ट कुछ एडवेंचर होते हैं गेम्स, जैसे कि सेलिंग करना यॉट की, ग्लाइडर्स, पैराशूट्स, ये तीनों चीज़ें किस वजह से होती है, ये भी एयर की प्रेजेंस में हो पाती हैं। नेक्स्ट एरोप्लेन भी किसकी वजह से उड़ पाता है, एरोप्लेन भी एयर की वजह से उड़ पाता है। नेक्स्ट विंड मिल्स, विंड मिल्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। और ये
विंडमिल्स किसके पर्पस पे, किस प्रिंसिपल पे डिपेंड होती हैं? ये होती हैं एयर पे डिपेंड। एयर होगी तो विंडमिल्स काम करेंगे और एयर की वजह से फिर। अब हम कुछ एडिशनल फैक्ट्स देखते हैं जो कि इस चैप्टर के आसपास ही घूमते हैं और मोस्टली ये क्वेश्चंस हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो टोटल कितनी लेयर से बनी हुई है? 5 लेयर से बनी हुई है। सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड इज मीजोस्फेयर, फोर्थ इज थर्मोस्फेयर, फिफ्थ इज एक्सोस्फेयर। ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एरोप्लेन जो है वो कौन सी लेयर में फ्लाई करता है? तो वो करता है स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे जो वेदर एक्टिविटीज होती हैं वो बिल्कुल जीरो होती है, ना के बराबर होती हैं। नेक्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में सारी वेदर एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता क्या होती है? तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं जो प्रेशर होता है एयर का वो कम होता जाता है, जो एयर की डेंसिटी है वो भी कम होती जाती है और जो वॉल्यूम है ऑक्सीजन की वो भी कम हो जाती है। सो इसी वजह से जो माउंटेनियर्स होते हैं उनको अपने साथ ऑक्सीजन को लेके जाना पड़ता है। क्यों लेके जाना पड़ता है? ताकि उनको इस कंडीशन को फेस ना करना पड़े। हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होती है? वो कंडीशन जिसमें हमारी बॉडी के अंदर इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ सप्लाई होता है ऑक्सीजन का, मतलब कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है बिल्कुल कम हो जाती है। उस सिचुएशन को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया और इसी को अवॉइड करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो रेनी सीजन में बाहर क्यों आते हैं? जैसे कि ये लेयर्स हैं, ठीक है, अर्थ की, सोयल की, यहाँ पे कहीं अर्थवॉर्म प्रेजेंट होता है, यहाँ पे वो आराम से अपने जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, मस्ती से जी रहे हैं। बट जैसे ही बारिश आती है क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर जो स्पेस होते हैं ना एयर वाले, वो वाटर से फिल हो जाते हैं और वाटर से फिल होने की वजह से ये यहाँ पे ब्रीथ नहीं कर पाते हैं और ब्रीथ करने के लिए ये बाहर की तरफ ग्राउंड पे आ जाते हैं। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें एक बंद कमरे में अंगीठी जला के क्यों नहीं सोना चाहिए? क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि एक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि रिलीज होती है और ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है। फॉर एग्जाम्पल एक मतलब हम थोड़े से वैसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ होती है, बट ये गैस ऐसी है अगर ये रिलीज होने लग जाए तो ये बोलती है भैया ऑक्सीजन तू भाग यहाँ से, अब मेरी पावर है यहाँ पे, मैं ब्लड के साथ एफिनिटी बनाऊंगा और ब्लड में मैं सर्कुलेट करने वाला हूँ। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से जो हमें सफोकेशन होने लगती है और सफोकेशन की वजह से जो हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो कम हो जाती है और फिर फर्दर डेथ हो जाती है। सो इसको अवॉइड करने के लिए हमें एक बंद कमरे में नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर है जो कि जो सूर्य है उसकी हार्मफुल रेडिएशन से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती हैं और ये उन रेडिएशंस को नीचे नहीं आने देती हैं, एक शील्ड का काम करती हैं। जैसे कि आपके ऊपर कोई तलवार मार रहा है, ठीक है, जैसे कोई तलवार मारेगा तो एक शील्ड होती है, आप उसको आगे कर दीजिए, वो तलवार आपके ऊपर नहीं लगेगी। तो ऐसे ही ओजोन लेयर एक शील्ड का काम करती है। और ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये भी स्ट्रेटोस्फेयर में ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, पता होना चाहिए कि ओजोन लेयर किस लेयर में प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है, इंटरनेशनल ओजोन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? आपके लिए ऑप्शंस हैं 15 सितंबर, 16 सितंबर,
17 सितंबर एंड 18 सितंबर। अगर कमेंट आंसर पता है तो लिखिएगा, नहीं पता है तो गूगल करके लिखिएगा ताकि आपको ये फ्यूचर में याद रह जाए। हे हाय एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे लास्ट चैप्टर क्लास 6 का, जो कि है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। सो इसमें हम बेसिक पॉइंट्स देखने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी टीचिंग एग्जाम के, आइदर इट्स प्राइमरी टीचर, इट्स टीजीटी और पीजीटी, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम देखेंगे कि लैंडफिल क्या होता है। ठीक है, लैंडफिल एक वो जगह होती है जहाँ पे किसी भी सिटी या फिर टाउन से कूड़ा कचरा कलेक्ट करके म्युनिसिपैलिटी वाले लेके उसको वहाँ पे जाते हैं और उस एरिया में डाल देते हैं, और उस एरिया में डालने के बाद वो कुछ सालों तक वहाँ पे सड़ता है, गलता है, डिकम्पोस्ट होता है। जैसे ही वो डिकम्पोस्ट हो जाता है उस एरिया को कन्वर्ट कर देते हैं पार्क में। सो लैंडफिल आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। पहले वहाँ पे डिकम्पोस्ट होता है कूड़े कचरे का, आसपास के टाउन से लेके आना, वहाँ पे डालना, और फिर कुछ टाइम बाद उसको पार्क में कन्वर्ट कर देना, इस चीज़ को हम बोलते हैं लैंडफिल। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अब कंपोस्टिंग क्या होता है। कंपोस्टिंग मतलब कि कंपोस्ट बनाना पड़ रहा है, मैन्योर बनाना पड़ रहा है। तो मैन्योर किसकी हेल्प से बनता है? प्लांट और एनिमल का वेस्ट यूज़ करके, और साथ में जो किचन का वेस्ट होता है उसको यूज़ करके जब मैन्योर बनाया जाता है, खाद बनाया जाता है। मैन्योर क्या होता है? खाद होता है, उसको हम बोलते हैं कंपोस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है। अब कंपोस्ट तो इसमें भी बन रहा है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वर्मी कंपोस्ट का मतलब होता है जब हम रेड वर्म्स का यूज करके कंपोस्ट बनाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। ओके, सो आई होप आपको कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बायोडिग्रेडेबल वर्सेस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है? जिसको हम माइक्रोब्स की हेल्प से डिकम्पोज कर पाते हैं। ठीक है, वो सड़ जाता है, गल जाता है, इन्वायरमेंट में हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते हैं उसके। ठीक है, वो इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। बट दूसरी साइड पे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसको हम डिकम्पोस्ट नहीं कर पाते हैं माइक्रोब की हेल्प से, इसीलिए हम इनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल में आ जाएगा जैसे किचन से आपने छिलका वगैरह उतारा है या फिर बची हुई सब्जी है, रोटी है, तो वो क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और दूसरी साइड पे जो प्लास्टिक होता है वो कैसा होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेवरेट क्वेश्चन है, एचटेट का तो खासकर है ये क्वेश्चन पीआरटी लेवल में, कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किस डस्टबिन में डालते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किस डस्टबिन में डालते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल हम डालते हैं ब्लू डस्टबिन में, बायोडिग्रेडेबल हम डालते हैं ग्रीन डस्टबिन में, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है इसको हम डालते हैं ब्लू डस्टबिन में। और अपने आसपास कूड़े वाली जब गाड़ी आती है उनका गाना सुनिएगा, सूखा कूड़ा नीले डब्बे में और गीला कूड़ा हरे डब्बे में। ठीक है, तो ऐसी वो कुछ साउंडिंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, आप पेपर उठा के देखिएगा, एचटेट के प्राइमरी में ये ऑलवेज पूछा जाता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या होता है? कंट्रोल पीरियड में मतलब कंट्रोल्ड कंबस्शन करना गार्बेज का, उसको हम बोलते हैं इंसिनरेशन। मतलब कि एक कंट्रोल्ड एरिया में कूड़े कचरे को जलाना, उस चीज को बोला जाता है इंसिनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट किस प्रिंसिपल का हमें यूज करना चाहिए ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अफेक्ट ना हो, पोल्यूट ना हो? तो हमें करना चाहिए 3R प्रिंसिपल। उसमें क्या क्या आता है? रिड्यूस आता है, रीयूज आता है एंड रिसाइकिल आता है। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कम करना। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं रिड्यूस में? आप अपना पेपर जो है उसको जुडिशियली यूज कीजिए। ये नहीं है एक पेज पे आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं मैथ्स का ऐसे खुला खुला, तो आप उसको थोड़ा सा अच्छे से कर सकते हैं यूज। उसका मतलब होता है अपने पेपर का कम यूज किया। ठीक है, ताकि आप उसको ज़्यादा इन्वायरमेंट में उसका अफेक्ट ना पड़े। उसके बाद आता है रीयूज। रीयूज का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को दोबारा यूज
करना। फॉर एग्जांपल हम कई बार जैसे चाट पपड़ी लेके आते हैं, आजकल फेमस जो शॉप्स होती हैं, होटल्स होते हैं, वहाँ से वो प्लास्टिक के डब्बे में पैक होके आते हैं, बट हम उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को रीयूज़ कर सकते हैं। खाने के बाद वॉश कीजिए और उस कंटेनर में अपना कुछ और सामान हम डाल सकते हैं किचन का, ठीक है। तो ये होता है रीयूज़। रिसाइकिल मतलब ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो दोबारा रिसाइकिल हो सकें। फॉर एग्जांपल पेपर जो होता है, कबाड़ी वाला लेके जाता है, किस लिए लेके जाता है, रफ नोटबुक जो हमारी फिल की होती हैं, ऑलरेडी यूज़ होती हैं, वो इसलिए लेकर जाता है क्योंकि जो पेपर होता है उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। आई होप आपको 3R प्रिंसिपल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एस्टेट में पूछा जाता है कई बार। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून को। और इसका जो थीम होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो हर साल का थीम आपको पता होना चाहिए अगर आप एस्टेट दे रहे हैं, KVS दे रहे हैं, सीटेट दे रहे हैं या फिर DSSB का एग्जाम दे रहे हैं। तो आपके लिए इस वीडियो का ओपनिंग क्वेश्चन है, इस साल जो हमने 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया है उसका थीम क्या था, ठीक है। और उसके साथ साथ लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्मी कल्चर। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था सेरिकल्चर क्या होता है, रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स को रियर करना, ऐसे ही वर्मी कल्चर होता है रियरिंग ऑफ अर्थवॉर्म का लालन पालन करना, उसको हम बोलते हैं वर्मी कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट है सिवेज क्या होता है, जब हमारे घरों से जो लिक्विड वेस्ट जाता है उसको हम बोलते हैं सिवेज। फॉर एग्जांपल हमने कपड़े वॉश किए वो वेस्ट गया, हम खुद नहा के वो पानी वेस्ट गया, ठीक है। और क्या बोलते हैं, किचन में हम बर्तन वॉश करते हैं उसके बाद पानी जो बह के जाता है उसको, इन तीनों चीज़ों को मिला के जो भी लिक्विड वेस्ट होता है घरों में से उसको हम बोलते हैं सिवेज। इसके बाद नेक्स्ट इस चैप्टर से ही कनेक्टेड एक करंट अफेयर हम करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इस साल का। अभी 1 जुलाई 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स का बैन किया गया है, इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, डेट फिक्स कर लो। कई बार DSSB एग्जाम में एज इट इज डेट पूछ लेते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स बैन कब किए, तो ये किए 1 जुलाई 2022। और इसी के लिए एक मिशन चल रहा है, आप मेट्रो में अगर ट्रेवल करेंगे तो आपको ये बार बार दिखेगा BYOB, इसका मतलब होता है ब्रिंग योर ओन बैग, आप अपना खुद का बैग लेके आइए अगर आप शॉप पे जा रहे हैं तो। आई होप आपको ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन का आंसर करना मत भूलिएगा कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम क्या था। इस वीडियो के इस चैप्टर के नोट्स लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, लेट्स ड्रीम टुगेदर चैनल इसी नाम से है। और साथ में क्लास 6 के बाकी जो वीडियोस आ चुकी हैं उनके भी नोट्स अपलोड हो चुके हैं, तो आप जाके वहाँ से ले सकते हैं, उनको वीडियो के बाद रीड करने के लिए, रिवाइज करने के लिए प्रेफर कर सकते हैं। डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब।